नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। ईरान इजराइल पर बम बरसा रहा है और कलेजा पाकिस्तान का फट रहा है। पाकिस्तान की कांपने की वजह ईरान से हमदर्दी नहीं, पाकिस्तान को डर है कि ईरान के बाद अब उसका नंबर है। पाकिस्तान की संसद में बहस छिड़ी है कि कैसे बचेंगे उसके एटम बम। शाहबाज सरकार और उसके साथी डरे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान के नेता मौलाना फजल उर रहमान ने संसद के अंदर बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान के एटमी अड्डे हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में पाकिस्तान की हैसियत बची नहीं है। ट्रंप भी ईरान इजराइल जंग से पीछे हट गए हैं। वहीं चीन और रूस भी पाकिस्तान के स्टैंड से नाराज है। अब ईरान से ज्यादा बर्बादी के आसार पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। तो कैसे निपट जाएगा पाकिस्तान, कैसे बुरा फंसा है मुनीर, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान से ज्यादा बर्बादी के आसार पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पाकिस्तान ऐसे उलझन में फंस गया है कि वो अगर गड्ढे में जाता है या खाई में जाता है, यही तय करना बाकी है। एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है। गड्ढे में तो घुस गए मुनीर लंच करके, और यहां वो अमेरिका में डील कर रहे थे और इधर बीजिंग से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इसहाक डार को कॉल्स आने शुरू हो गए। जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि पाकिस्तान को जो है दोस्तों को और दुश्मनों को सही तरीके से चुनने की आवश्यकता है, और ये न सिर्फ आर्थिक बल्कि आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके से वो उड़ के चला गया अमेरिका के गोद में। ये अमेरिका के गोद में जाने से 3-4 चीजें होंगी। एक, चाइना नाराज हो गया, हमने बता दिया। दूसरी चीज जो हो रही है, जनता वहां ईरान कर रही है जी। सरकार फंस गई है। शहबाज शरीफ 2-3 दिनों से कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब से वो अमेरिका गया है, इनको अपनी कुर्सी की चिंता है, क्योंकि खबर तो ये आ रही है कि आप अमेरिका में जाकर के जो डील करके आ रहे हो, आपने कहा कि भाई मैं आपके लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूं, आप युद्ध में जाएं तो आपके लिए सारी व्यवस्था हम पाकिस्तान में कर देंगे, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? ये डेमोक्रेटिक सरकार, वहां जो सरकार है वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगी। यहां तो फिर तानाशाही चाहिए होगा, हमें राष्ट्रपति बनवा दो। यही कहानी है, यही कहानी है। लोग वहां सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मीटिंग हुई भाई, कि भाई मीटिंग हो गई, आप राष्ट्रपति से मिल गए, एक भी तस्वीर नहीं आई उसकी। अमेरिका के व्हाइट हाउस का यह कानून है जिसे हर बार प्रैक्टिस किया जाता है कि जब भी इस तरह का कोई डेलीगेशन आता है, बातचीत होती है, तो एक प्रेस रिलीज निकाला जाता है, एक रीड आउट दिया जाता है। कुछ भी रीड आउट नहीं। तो जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये मामला तो बड़ा ही संगीन है, इन अ सेंस कि 5 दिन जो आप बिना किसी न्योता के, बिना किसी के बताए हुए, कोई फॉर्मल न्योता नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, आप वहां गए, पेंटागन में अधिकारियों के साथ आपकी चर्चा हुई, बातचीत हुई, आपको समझाया बुझाया गया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, एंड यू एग्रीड। जब आपने हामी भरी तब कहा कि अब चलो, अब अपने बॉस से तुमको मिलवा देते हैं, लेकिन वो भी टेबल के अंदर से, कोई तस्वीर नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं। तो ऐसा कौन सा डर्टी डील करके आया है मुनीर कि वो पाकिस्तान की जनता को नहीं बता रहा? ये लंबी चौड़ी बातें हैं कि भाई हमारा बहुत स्ट्रेटजिक, बहुत चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, तो इस पे हुआ, उस पे हुआ। अब मेन बात तुम बता ही नहीं रहे हो। मेन बात जो उसके निकलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, अकेले, मुनीर साथ में नहीं, तो उसमें पत्रकारों ने जब पूछा कि भाई ये क्या करने आए थे, तो उन्होंने जो बात कही कि आदमी ईरान को हम लोगों से बेहतर जानता है,
एंड ही इज नॉट हैप्पी अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग इन ईरान। मतलब ईरान के अंदर ये जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो काम चल रहा है उससे वो नाराज है। एंड ही एग्रीज विथ अस, मतलब अमेरिका जो कह रहा है माने आपने सीधे सीधे सरेंडर कर दिया। तो सवाल तो ये है कि मुनीर कितना दिन तक टिकेगा, क्योंकि उसको लेकर के बवाल मच रहा है आर्मी के अंदर। पॉलिटिकल डिस्पेंसन वो पहले ही आप देखिए इसहाक डार आ गया, वो बोला नहीं 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 ये ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने नहीं करवाया था मध्यस्थता, वो तो सऊदी प्रिंस फैजल ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं बात करता हूं, अब तो नहीं करोगे बदमाशी। बोला नहीं हुजूर अब नहीं करेंगे बदमाशी, इंडिया वाले को बोल दो हम अब नहीं चलाएंगे गोली, वो बंद कर दे। तो वो भी कह रहा है ट्रंप झूठा। तो ट्रंप झूठा क्यों? ट्रंप के दावों को नकार क्यों रहा है? क्योंकि चाइना ने ऊपर से हिसाब किताब लगाया है कि अब आओ सामने में तुम लोग, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को फिर नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस जगह पे ईरान है वहीं तो ग्वादर है, वहीं तो बलूचिस्तान है। और राजीव आपको बताएंगे कि एक और दूसरा तरीके का वहां पे किस तरीके का चल रहा है। लेकिन ये तो न घर का रहा न घाट का रहा, वहां पे सोशल मीडिया में चल रहा है। इमरान खान के लोगों ने कह दिया ये बेच के आ गया, ये बेच के आ गया, ये जो है पैसे ले लिया, ये पाकिस्तान का सौदा करके आ गया, सोवरेंटी बेच करके आ गया, सब कुछ। तो ये दिक्कत पाकिस्तान की है। वो होता है कि मोहल्ले में कहीं भी चोरी होती है तो पुलिस वाले कुछ जो चेहरे जो पहले से हिस्ट्री सीटर होते हैं सीधे जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको पीटना चालू कर देते हैं। यही हाल पाकिस्तान का। दुनिया जहान में कुछ भी होता है फंस जाता है पाकिस्तान। लेकिन चाइना की तरफ से जिस तरह के सिग्नल आ रहे हैं, इट विल नॉट ऑगर वेल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ चाइना का कर्ज है बल्कि चाइना का 80% हथियार जो पाकिस्तान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वो चाइना के हथियार हैं। तो आगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अब कैसे इस प्रॉब्लम से पाकिस्तान निकलता है ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। चीन के साथ साथ क्या मुनीर ने पाकिस्तान को ईरान के टारगेट पे भी ला दिया है? देखिए, चीन के टारगेट पर है, ईरान के टारगेट पर है और मिडिल ईस्ट के दूसरे इस्लामिक स्टेट के टारगेट पर है। हर जगह पाकिस्तान की भद्द पीट रही है और केवल एक कारण से, क्योंकि सबका कहना है कि पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी चलाता है, क्योंकि इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका से इसका सिर्फ और सिर्फ लेना देना इसलिए है क्योंकि भारत के खिलाफ इसके जो जहर उगलने की प्रवृत्ति रही है, जिसमें कश्मीर का मुद्दा लेकर आता है, उससे ये टेररिस्टों को पालता है। भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करता है और उसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो समस्याएं पैदा होती है उससे भारत को लेकर पाकिस्तान चाहता है कि उससे बड़ा ताकत बन जाए और इसीलिए अमेरिका के गोद में बैठा रहता है। अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाए, आतंकवादी संगठन खत्म कर दो, भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की जो तुम्हारी पुरानी आदत है वो छोड़ दो, तो ऐसे में दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। पूरे एशिया से अमेरिका भाग जाएगा, अमेरिका की कोई औकात नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट में भी यही बात चल रही है कि ईरान और पाकिस्तान का ये कोई संघर्ष तो था नहीं, ये इजराइल और ईरान का संघर्ष था। तो आप एक तरफ क्या करते हो, एक तरफ आप ईरान के सपोर्ट में ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सिग्नेचर करते हो कि हम ईरान के साथ हैं, इजराइल ने गलत किया है, और दूसरे तरफ ट्रंप की गोद में जाकर बैठते हो। तो ये तो दोगली नीति है और लोग समझते हैं इस बात को कि ट्रंप को तुम इनपुट दे रहे हो, ट्रंप को ईरान के बारे में बता रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम मानकर चलते हैं कि साइन करने से कुछ नहीं होगा, तुम ट्रंप के लिए ही स्पाइंग कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो, अमेरिका की गोद में बैठे हो। इसलिए ईरान भी सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ आया और बोला कि अभी रुको, अभी कुछ समय का इंतजार करो, आगे देखो कि पाकिस्तान से कैसे बदला लेते हैं, क्योंकि भारत और ईरान के बीच संबंध कभी खराब नहीं रहा।
अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए ईरान पर, फिर भी भारत वहां से व्यापार करता रहा, गैस लाता रहा, तेल लाता रहा। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति देखिए, अभी उसके कितने प्रोजेक्ट रुके हुए हैं ईरान के साथ। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उस बॉर्डर में सबसे बड़ा हिस्सा तो बलूचिस्तान का है, और बलूचिस्तान में एक तरफ इसका ग्वादर, दूसरा तरफ उसका चारबहार, जहां से भारत के साथ व्यापार होता है। और ऐसे में ये चाहता है कि ईरान के साथ व्यापार बढ़े। पिछले बार भी इसने कहा, पाकिस्तान ईरान के बीच जो मीटिंग हुई थी, कि हम $3 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन करेंगे। कैसे करोगे? ईरान को धोखा देकर करोगे? ये तो हो नहीं सकता। और बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए है, बीएलएफ है, ये सारे बलोच लिबरेशन फ्रंट और आर्मी के लोग, ये ईरान के सिस्तान में भी रहते हैं, बलूचिस्तान में भी रहते हैं, वहां भी बलोच है और यहां भी बलोच है, और ये दोनों एक दूसरे से आना जाना होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ईरान इतने समय तक पाकिस्तान के कहने पर थोड़ा ढील देकर रखा था, मतलब वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता था, अपने आर्मी का इस्तेमाल करता था। डर तो पाकिस्तान को इस बात के लिए भी है कि ईरान कमजोर हुआ तो बलोच दोनों तरफ से आएंगे। जैसे इराक से अमेरिका गया और उसके बाद आईएस, ये है कौन? वही सारे कुर्द लड़ाके हैं जो अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा था, उसको रोजगार नहीं मिला, आगे सीरिया तक घुस गया। और वही स्थिति इन लोगों को लग रही है कि अगर स्टेबिलिटी प्रभावित होती है ईरान में, तो फिर पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन जाएगा। और पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान लिबरेशन वाले फिर सीधे पाकिस्तान को चुनौती देना शुरू करेंगे, और ईरान से सपोर्ट भी मिलेगा। इकोनॉमिक सपोर्ट तो ईरान ने बंद कर दिया है लगभग। इसे कहा है कि आगे धीरे धीरे देखो तुम्हारी क्या हस्त्र होती है, क्योंकि ये जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के लिए इसे पैसा देने वाला था, वो भी रोकने की तैयारी में है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब ईरान की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से भी ये पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में बैठने का पनिशमेंट दिया जा रहा है, और भारत इसमें बैठकर देख रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों से भारत को कोई खुशी नहीं है। परमाणु ठिकाने तबाह होते हैं वो अलग बात है, और पाकिस्तान तो ये जानता ही है, ईरान भी समझता है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान के अलावा किसी के और के पास न्यूक्लियर वेपन हो, और इसलिए ये अमेरिका और इजराइल के साथ ही खड़ा रहेगा। तो ऐसे फंसा हुआ है कि एक तरफ चीन, रूस, ईरान ये धुरी, और दूसरे तरफ अमेरिका आधा देगा, उससे ज़्यादा लेगा, और तीसरे तरफ भारत का डर कि आगे क्या करने वाला है। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से फंसा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूद विपक्षी नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इजराइल की नजर पाकिस्तान पर भी है, अगला नंबर पाकिस्तान का लग सकता है। देखिए, पाकिस्तान इज ए स्लेव नेशन। जी, जो वहां आर्टिकल्स छप रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फिर तो हम वापस पुनः मूसिको भवः। आप हमेशा एक फ्रंटियर स्टेट बने हुए हो किसी न किसी सुपर पावर के। जी, अभी जब अफगानिस्तान में लड़ाई लड़नी थी अमेरिका को, तो अचानक पाकिस्तान दोस्त बन गया। आप अमेरिका के लिए एक फ्रंटियर स्टेट बन गए। आपके ही द्वारा दिए गए रास्ते का इस्तेमाल, आपके पोर्ट्स का इस्तेमाल करके, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड इलाका है, जाने का कोई रास्ता नहीं। इधर ईरान ने मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकन को रास्ता दिया, और वो रास्ता देने का पैसे भी लेते थे वो, कि अमेरिका आओ यहां अफगानिस्तान में मुसलमानों को मारो। ये कहता है मौलाना मुनीर कि हम इस्लाम के लिए करते हैं, हमारी विचारधारा इस्लाम के लिए है। अरे जितने मुसलमानों को तुमने मरवाया वो किसी ने मरवाया नहीं, तो उसके लिए तुम पैसे लेते थे। वो अमेरिकन जाकर के वहां पे अफगानिस्तान में जाकर के मुसलमानों को मार रहे थे। तो अभी सवाल उठ रहा है कि अभी जब तालिबान वहां पे आ गया, इस चीज से हम लोग निपट गए, तो फ्रंटियर स्टेट बनने की क्या आवश्यकता है? अभी वहां लोग कह रहे हैं कि अभी तो अमेरिका का बन रहे हो, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप चाइना के इशारे पे हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा प्रपंच और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अब चीन नाराज हो गया। भाई एक ऐसा माने हो गया है कि जिसको दो दो मालिक हो गया।
अब दोनों मालिक जो है उसको अपने हिसाब से काम करवाना चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है पैसे की, सबसे बड़ी समस्या है लेजिटिमेसी की, सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे जो आर्मी है, जो अब तक लोगों को ये लगता था कि भाई आर्मी जो है सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से युद्ध तो नहीं हुआ, छोटी छोटी, जब अब सबसे बड़ा तो यही हुआ, और हर बार हम घुस के मार के वापस आ रहे हैं। हमने आर्टिकल 370 को हटा करके कश्मीर को भी छीन लिया, तो वहां तो ऑलरेडी इन लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। अब अमेरिका 14 दिन का समय है, और मैं आपको बता दूं सिर्फ 14 दिन का समय है। इस 14 दिन के अंदर अगर अमेरिका ने यह फैसला कर लिया कि वो ईरान की लड़ाई में आ रहा है, तब तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी नज़र आएगी, अमेरिकन एयरफोर्स नज़र आएगा। फिर ये किस तरीके से चीन को डील करेंगे? चीन से फिर किस तरीके से इनका डील होगा? क्योंकि ऑलरेडी चीन की तरफ से लगातार दबाव आ रहा है, और इसीलिए ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फ्रंटल स्टेट बनना बंद करो, क्योंकि मरेगा मुसलमान, अमेरिका मारेगा मुसलमानों को और आप उसके फैसिलिटेटर हो जाओगे, तो होगा क्या कि आप पाकिस्तान के 14 दिन के बाद अगर युद्ध में आ जाता है तो आप देखिए फिर ईरान भी बन गया दुश्मन जी, अफगानिस्तान बना हुआ है दुश्मन, इधर हिंदुस्तान है वो भी है दुश्मन, तो पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिर जाएगा, चारों तरफ से वो बर्बाद हो जाएगा। और अंदर जब आपकी लेजिटिमेसी आप कमज़ोर होगे तो फिर मालूम चलेगा कि बलूचिस्तान में बीएलए भी एक्टिव हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में वहाँ पे जो है तालिबान भी मजबूत हो रहे हैं। फिर आप ये जो थ्योरी बेच करके जो आप आए हो कि आपकी बहुत दरकार है, वहाँ पे जो है टेररिस्ट लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, फिर तो वो चलेगा नहीं। और अगर आपने मना किया तो फिर स्थिति और भी। तो अभी मुझे लग रहा है कि इंडियन डिप्लोमेसी ने बहुत कायदे से पाकिस्तान को उसके ही जाल में ऐसा घेरा है कि जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी कई चुनौतियां पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं। विपक्ष भी है, इमरान खान की पार्टी, उनके कार्यकर्ता भी। तो ऐसे में क्या मुनीर के लिए भी कोई वहां पर बड़ा एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ? देखिए, विपक्ष की ही सिर्फ बात नहीं है, ये नवाज शहबाज शरीफ की पार्टी भी मुनीर के खिलाफ ही है। सेना और पार्टी के अंदर भी बड़े विद्रोह चल रहे हैं। ये नहीं है कि सरकार के अंदर से कोई बात आती है, जैसे इशाक डार की बात हुई, ऐसा नहीं है कि इशाक डार ने पूरी मीटिंग करके बताया होगा कि नहीं शहबाज शरीफ से मीटिंग कर लेते, आज हमें ये बात करनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। ये कोई मीटिंग करके तो कहा नहीं था। यानी पार्टी के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर है कि ये सेना की बात होती है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, 14 दिन का इंतजार, 14 दिन के बाद अगर अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान की धरती पर होता है, अमेरिका उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है, एयर बेस का इस्तेमाल करता है, तो क्या ये ईरान अटैक जाकर अमेरिका में करेगा या फिर पाकिस्तान की तरफ अपना मुंह मोड़ेगा? ये अफगानिस्तान तो है नहीं। ईरान और अफगानिस्तान के ये आर्मी में आसमान जमीन का अंतर है। ईरान के पास एक पावर है, इजराइल उससे बेहतर है, इसलिए उसको ज्यादा नुकसान कर रहा है। लेकिन ईरान भी ऐसा नहीं है कि उसके पास मिसाइल नहीं है, जेट नहीं है, उसके पास ड्रोन नहीं है। अगर वो फिर से स्ट्राइक करेगा तो इजराइल में तो ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए 2-3 देशों से पार होकर जाना पड़ता है। पाकिस्तान में मुश्किल नहीं है, और वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाएगा तो फिर ये नहीं देखेगा कि अमेरिका के सेना, अमेरिकन एयरफोर्स कौन कौन से बेस पर है और उसी बेस पर स्ट्राइक करे। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। पहले भी दोनों के बीच संघर्ष होते रहे हैं, और फिर इस बार अगर उसके बॉर्डर पर से ईरान पर हमला किया गया तो उसके बाद तो ईरान और पाकिस्तान में भी युद्ध छिड़ेगा, और तीनों तरफ से ऐसे ही पाकिस्तान घिरा हुआ है। मतलब वो ऐसे दलदल में
केवल और केवल अमेरिका के कारण फंस चुका है कि इससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान और इजराइल की जंग में सबसे ज्यादा घाटे में पाकिस्तान है। ईरान और इजराइल जंग की और भी यहाँ पर जो स्थिति है और घातक होती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान की इस लड़ाई में एंट्री भी हो गई है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख, जिससे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल कह रहे हैं, वो अमेरिका के दौरे पर भी गए थे और ये युद्ध के समय उन्होंने ईरान के दुश्मन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मुलाकात को ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिससे पाकिस्तान अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है। यानी हर तरफ से अब पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।